आज की वीडियो में जानेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, उसकी विशेषताएं, वाक्य रचना, हेल्पिंग वर्ब बारे में। लेकिन सबसे पहले आप लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियो प्राप्त होते रहे। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। हिंदी और अंग्रेजी वाक्य में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान, वाक्य किस प्रकार बनाया जाए, वाक्य रचना, इस टेंस की वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। वर्तमान समय में कार्य के जारी होने लेकिन कार्य के शुरू या समाप्त होने के समय का ज्ञान न हो तो ऐसे वाक्यों में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है। जैसे वह पढ़ रहा है, बालक खेल रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं। इन वाक्यों को अध्ययन करने से हमें पता चलता है कि कार्य जारी है लेकिन कार्य शुरू कब हुआ और समाप्त कब हुआ इसका कोई ज्ञान नहीं होता है। अंग्रेजी वाक्यों में कंटिन्यूस टेंस की पहचान उसकी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दोनों से होगी। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है इज, आर, एम और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में 4 प्रकार के वाक्य होते हैं। उनमें से पहला है एफर्मेटिव सेंटेंस, यानी सरल वाक्य, सकारात्मक वाक्य। इसमें अपन देखें पहला वाक्य, वह लिख रही है। दूसरा, हम खेल रहे हैं। और तीसरा, मैं पढ़ रहा हूं। तो इसमें देखें अपन, बिल्कुल सरल वाक्य है। इस वाक्यों की रचना अंग्रेजी में सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अन्य कोई चीज़ हो तो लिख देते हैं। यहाँ ध्यान ये रखना है कि ही, सी, इट, नेम सिंगुलर पर्सन, थर्ड पर्सन के लिए इज और वी, यू, दे, ये जो प्लूरल नाउन थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है उनके लिए आर और आई के साथ एम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। इस प्रकार से अपन पहले वाक्य को देखें, वह लिख रही है, तो वह शब्द सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है और राइट के साथ आईएनजी लगने से राइटिंग बन गया। इस प्रकार से वह लिख रही है का अंग्रेजी अनुवाद हो गया। अगले वाक्य हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। एफर्मेटिव सेंटेंस में अगर नॉट जोड़ दें हेल्पिंग वर्ब के बाद तो वो वाक्य नेगेटिव सेंटेंस का बन जाता है। इसकी भी वाक्य रचना में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अन्य जो कुछ चीज़ें उसको लिख दिया जाता है। सी इज़ नॉट रीडिंग ए बुक। इसमें देखें अपन तो सी सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव सेंटेंस का सूचक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, रीड नहीं पढ़ना तो आईएनजी लगने से रीडिंग बन गया। और क्या पढ़ रहा है, वो ऑब्जेक्ट है, बुक। तो शी इज़ नॉट रीडिंग बुक, वह पुस्तक नहीं पढ़ रही। दूसरा वाक्य, वे बाजार नहीं जा रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग मार्केट। इसमें दे प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हेल्पिंग वर्ब आर आई। नॉट नेगेटिव के लिए गो के साथ आईएनजी लगने से गोइंग, और बाजार का शब्द है मार्केट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट मार्केट। इस प्रकार से ये वाक्य बन गया, दे आर नॉट गोइंग मार्केट, वे बाजार नहीं जा रहे हैं। अगले प्रकार के वाक्य में अपन देखेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्यों की पहचान ये है कि वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक मार्क आता है और वाक्य की शुरुआत में प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, कौन, कब, कैसे, इस प्रकार से आते हैं। तो इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है और फिर सब्जेक्ट, और उसके बाद में वो भी सेम फॉर्मेट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अगर वाक्य डब्ल्यूएस टाइप का हो तो सबसे पहले डब्ल्यूएस आएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट आएंगे। अब अपन देखें, क्या वह टीवी देख रही है। ये एक हिंदी वाक्य है, इसको अंग्रेजी में कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसमें प्रश्नवाचक शब्द है क्या, इसलिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। वह सब्जेक्ट एक वचन है इसलिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज लगाएंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट शी। देखने को अंग्रेजी में वॉच कहते हैं, तो वॉच के साथ आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी, वाचिंग, और ऑब्जेक्ट है टीवी। तो ट्रांसलेशन हो गई, सी इज वॉचिंग टीवी। क्या मोहन दौड़ रहा है, मोहन सिंगुलर थर्ड पर्सन है
इसलिए हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले इज आएगी, फिर सब्जेक्ट मोहन, और दौड़ने को कहते हैं रन, रन में आईएनजी जोड़ने से रनिंग बन गया, तो पूरा सेंटेंस बन गया इज मोहन रनिंग, क्या मोहन दौड़ रहा है। तो इस प्रकार से ये वाक्य रचना हुई जो बहुत ही सरल थी, आपको सबको समझ में आ गई होगी। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि यह फ्यूचर टेंस के भविष्य में होने वाली क्रियाओं के लिए भी इस टेंस का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इन बातों का ध्यान रखें कि फ्यूचर टेंस में जो क्रियाएं होती थी उनको अपन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के द्वारा भी लिख सकते हैं, और इसी कारण से फ्यूचर टेंस को कोर्स से लगभग हटा दिया है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग निकट भविष्य की क्रियाओं या संभावनाओं के लिए होता है। जैसे हरी इज़ कमिंग हेयर नेक्स्ट वीक, इस वाक्य को देखने से लगता है इसमें एक शब्द है नेक्स्ट वीक यानी अगले सप्ताह, तो इससे अपन समय का अंदाजा रख सकते हैं कि वो भविष्य में अगले सप्ताह होने वाला, लेकिन ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है क्योंकि ये निकट भविष्य में होने वाला है। तो हरी इज़ कमिंग हेयर नेक्स्ट वीक, हरी सब्जेक्ट, इज़ हेल्पिंग वर्ब और कमिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य है दे आर गोइंग टू स्टार्ट ए बिजनेस, यानी संभावना है कि वो अगले हफ्ते या कुछ समय बाद में एक व्यापार या बिजनेस शुरू करने वाले हैं। तो इस प्रकार के वाक्य जो निकट भविष्य में होते हैं उनके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होता है। मुख्य बातें, यानी अगर परीक्षा के अंदर आपसे वाक्य पूछे जाते हैं तो उसमें सेंटेंस के अंदर क्या क्या शब्द होंगे जिससे आप पहचान कर पाएंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है। तो उसके अंदर वाक्य में नाउ, स्टिल, टुडे, दिस डे, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, नाउ ए डेज और एट प्रेजेंट, ये सभी शब्द समय सूचक है जो वर्तमान में कार्य के जारी होने को प्रकट करते हैं। नाउ यानी अब, स्टिल यानी अभी तक, टुडे यानी आज, दिस डेज यानी इन दिनों, एट दिस टाइम इस समय, एट दिस मोमेंट इस क्षण या पल, नाउ ए डेज इन दिनों, एट प्रेजेंट यानी वर्तमान। तो ये सारे शब्द आपको याद रखने हैं ताकि आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग परीक्षा के समय करेक्ट फॉर्म पढ़ने में आराम से कर सकें। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान देने योग्य बातें हैं कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनकी आईएनजी फॉर्म नहीं होती है, तो आप इसमें मैंने 13 शब्द बिल्कुल सेलेक्ट करके लिख दिए, आप इनको अच्छी तरह से याद कर लें कि इनमें आईएनजी नहीं लगता है। सी, हियर, बिलीव, विश, हेट, हैव, पोसेस, रिमेंबर, थिंक, नाउ, बिलोंग, जो ज्ञानेंद्रियों से संबंधित या भावनाओं से संबंधित जो शब्द है इस प्रकार के शब्दों में आईएनजी नहीं लगते। जैसे मैंने उदाहरण दिए हैं, पहला आई सी ए पिक्चर, मैं एक चित्र देख रहा हूँ, यहाँ पर सीइंग नहीं होगा। अगर सीइंग लिख दिया कि भाई आईएनजी लगने से कंटिन्यूस बनता है तो ये वाक्य गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य है आई हेट यू, मैं आपसे घृणा कर रहा हूँ, ये है कंटिन्यूस में, लेकिन हेटिंग नहीं लिखेंगे, हेटिंग लिखने से वाक्य गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से नाउ यानी जानना, आई नाउ इंग्लिश, मैं अंग्रेजी जानता हूँ या मैं अंग्रेजी जान रहा हूँ, तो इसमें आईएनजी फॉर्म नहीं आती है। तो इन आप 13 शब्दों को अच्छी तरह से याद कर लें कि इसमें आईएनजी फॉर्म नहीं आती है। इस प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को अच्छी तरह से याद करने के लिए इस वीडियो को रीटेक करके आप देख सकते हैं। लेकिन कार्य समाप्त होने से पहले, आज का वीडियो समाप्त होने से पहले सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको नए नए ज्ञानवर्धक अंग्रेजी की वीडियो मिल सके और आप अंग्रेजी आराम से सीख सकें।